अध्याय 8 देख रहे हैं, वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स। इसके हम सवाल देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे और ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो मैं आपको जरा ले जाता हूं ये चित्र पे। ये जो चित्र है इसको बहुत ध्यान से दिमाग में डाल लीजिए क्योंकि हम इस पे लौटेंगे जब जरूरत होगी। व्हाट डू यू मीन बाय एरेंटाइन वेयर? ऐसे बर्तन जिनको एरेंटाइन वेयर कहा जा रहा है वो कौन से थे? तो ये जो वेयर्स हैं, वेयर्स मतलब होता है बर्तन, यूटेंसिल्स। ये रोमन एम्पायर के, रोम इटली के बारे में बात कर रहा हूं मैं, वहां पर जो साम्राज्य था वहां के उस हिसाब के उस जैसे बर्तन थे। इसका मतलब ये था कि हमें यह पता चलता है कि आरिकामेडु इसके बहुत अच्छे गहरे संबंध थे। यहां पर बहुत सारे रोमन ट्रेडर्स, रोम से व्यापारी आते थे। अब मैं आपको जरा चित्रण दिखाता हूं। यहां मैं बात कर रहा हूं इस आरिकामेडु की, थोड़ा इसको आगे बढ़ा दूं। ये जो आरिकामेडु है, ये जगह, ये एक पोर्ट थी, पोर्ट, पत्तन। यहां पर हमको ये चित्र मिला है, यानी कि ये चित्र से पता चलता है कि यहां पर हमको जहाज आने की और वहां पर एक पत्तन होने की, बंदरगाह होने की पॉसिबिलिटी हमको एविडेंस मिले हैं। इसके अलावा यहाँ गोदाम मिले हैं, बहुत सारी चीजें मिले हैं जो बताती है कि यहाँ पर रोमन साम्राज्य के लोग आते थे, कई चीजें जाती थी, कई चीजें आती थी, यानी निर्यात आयात होता था। नेम द नॉर्थ इंडियन टाउन दैट वाज सिचुएटेड ऑन द क्रॉस रोड ऑफ टू मेजर ट्रेड रूट्स। क्रॉस रोड का मतलब होता है ये, अगर आप मान लीजिए यहां से जा रहे हैं तो अगर आप यहां पहुंचेंगे तो यहां भी जा सकते हैं, यहां जा सकते हैं, यहां जा सकते हैं, वापस जा सकते हैं। इसे हम क्रॉस रोड कहते हैं। तो उत्तर यह है कि ऐसा कौन सा उत्तर भारत में ऐसा टाउन है, ऐसा शहर है जो इस तरीके से लोकेटेड है, जो क्रॉस रोड है एक तरीके से, जहां से आप बहुत सारी चहुं दिशाओं में जा सकते हैं। तो अगर मैं आपको इसका चित्र दिखाना चाहूं, देखिएगा, ये है मथुरा। मथुरा का ये भी चित्र है, मंदिर है मथुरा में, बहुत सारी चीजें मथुरा में मिले हैं। ये आपको अभी आगे सवालों में भी पता चलेगा। यहां पर ये मथुरा है और मथुरा नई दिल्ली के तकरीबन आप मान लीजिए ये आगरा को 3 घंटे लगते हैं, करीबन दो सवा 2 घंटे मथुरा को लगते हैं अगर हम ट्रेन से जाएंगे तो। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि मथुरा से भरतपुर की तरफ रास्ता निकलता है, तो यहां से आप जयपुर जाते हैं, यहां से आप भोपाल की तरफ जाते हैं, यहां से दिल्ली की तरफ जाते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट है ये, चहुं दिशाओं में आप जा सकते हैं। तो ये नॉर्थ टाउन मथुरा के बारे में बात हो रही है। नेम द पोर्ट डिस्क्राइब्ड बाय ग्रीक सेलर फॉर हैविंग नैरो गल्फ। बेरीगाजा। अगर मैं बताऊं कि इस तरीके से तट रेखा है तो आप कहीं भी शिप लाके यहां खड़ा कर देंगे। लेकिन मान लीजिए मैं कहूं अगर तट रेखा ऐसी है तो आप शिप कैसे लाएंगे, यहां पे जहाज कैसे लाएंगे? तो मैं भड़ूच की बात कर रहा हूं। अब इसको भी देखिएगा, इसका भी चित्रण अपने पास है, बहुत ध्यान से देखिए इसको। मैं थोड़ा बढ़ा देता हूं। ये जो है ये इलाका, इसको थोड़ा सा बड़ा करके बता रहा हूं, ये खंबात की खाड़ी है। ये खंबात की जो खाड़ी है ना, इसमें ये जो जगह है ये भड़ूच है। इसी को वो लोग बेरीगाजा बोलते थे। कौन लोग बोलते थे? ये जो ग्रीक सेलर्स है, यानी ग्रीस, हम बात करें यूनान की, वहां से जो लोग आते थे, कई चीजें यहां लेने आते थे, कई चीजें यहां से लेके जाते थे। तो उन्होंने बताया है कि ये जो नैरो गल्फ है, यानी खाड़ी, नैरो मतलब बिल्कुल संकरी, गल्फ मतलब खाड़ी, वो जो नैरो गल्फ की बात हो रही है वो भड़ूच की बात कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे ये सब इंडो ग्रीक, ये सारा जो है यहाँ पर बहुत जबरदस्त एक तरीके से व्यापार होता था। दिक्कत क्या थी कि यहाँ पर शिप लाना बड़ा मुश्किल था। तो क्या होता था कि यहाँ के जो राजा थे वो अपने बहुत बढ़िया जो नौका चलाने वाले थे, या जो आज के ज़माने में हम जिनको बहुत बढ़िया शिप कहे, मेरीन पायलट कहते हैं, या फिर जो बाहर से मेन समुद्र से लेके आते हैं शिप को, इनको मेरीन पायलट कहा जाता है। जैसे आप कांडला पोर्ट ट्रस्ट देखेंगे या फिर आप मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट देखेंगे, वहाँ मेरीन पायलट होते हैं, वो शिप को लेके आते थे। तो उनके पास जो उस समय हुए होंगे वो उनको लेके आते थे, तो इससे बहुत सारे गिफ्ट इनको मिलते थे, बहुत सारी चीज होती थी। तो ये आप समझ गए इलाका बेरीगाजा भड़ूची है। वेयर वॉज बेरीगाजा लोकेटेड? मैंने आपको अभी पिक्चर में दिखाया। तो ये है खंबात की खाड़ी। बेरीगाजा कहाँ है? भड़ूच। हमारे जो गुजराती भाषा में उसको भड़ूच हम बोल देते हैं। वहां के लोग, क्योंकि उस तरीके से भड़ूच वाला शब्द बोलना मुश्किल था, तो बेरीगाजा बोलते थे।
तो वो गल्फ ऑफ खंबाट यानी खंबाट की खाड़ी वहां लोकेटेड था, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। आप देखिएगा हिंदुस्तान का ये वेस्टर्न कोस्ट है, ये ईस्टर्न कोस्ट है। तो ये वेस्टर्न कोस्ट हो गया यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो पश्चिमी कोस्ट हो गया, पश्चिमी तट हो गया, वहां पर है ये लोकेटेड, गुजरात की खंबाट की खाड़ी। स्टेट द नंबर ऑफ ऑक्यूपेशन टेकन अप बाय द यंग मैन ऑफ द जातका। ये जातक या जताका कहते हैं इसको, जातक। ये जातक का मतलब होता है कि बहुत छोटी छोटी स्टोरीज होती हैं जो उस समय बड़ी प्रचलित हुई। तो स्टेट द नंबर ऑफ ऑक्यूपेशन टेकन बाय द यंग मैन ऑफ द जातक स्टोरी। तो एक जातक स्टोरी इसमें बताई गई है, उसमें कितनी सारी चीजें इसमें बताई गई है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 3, सबसे पहले क्या होता है इसमें, हल्के से स्टोरी बता देता हूं। होता यह है कि एक बेचारा, एक युवक होता है, गरीब होता है, उसके पास केवल मरे हुए चूहे यानी कि माउस होते हैं। तो कहां से आएगा पैसा, तो वो एक रेस्टोरेंट मालिक रहता है और उसके पास बिल्ली होती है, तो उसको ये माउस भेज देता है। फिर ये क्या करता है, फिर ये आगे बढ़ता है तो वहां देखता है कि राजा का जो पार्क है बहुत सारी टहनियां और पत्ते इस तरीके से गिरे हुए हैं। तो इनको ये उठवाता है, किससे, बच्चों से। बोलता है बच्चों आप अगर इसको उठाओगे तो मैं आपको इतने इतने मिठाइयां दूंगा। तो ये सब उठा लेते हैं और उसके बाद यहाँ से राजा का एक गुजर रहा होता है, एक ईंधन के लिए वो ढूंढ रहा होता है कि भाई लकड़ी उकड़ी मिल जाए, उसको ये लकड़ी ये बेच देता है। राजा का एक कुम्हार होता है, उसको बेच देता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये और आगे बढ़ता है तो वहां पर देखता है बहुत सारे लोग, कम से कम 500 लोग जो है वो घास काट रहे हैं। इनको वो क्या करता है कि पानी पिला देता है, 500 लोगों को पानी पिला देता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर घोड़ा लेके कई लोग आ रहे होते हैं किसी काम से, तो ये कहता है इनको कि देखिए आप अपनी घास मत बेचिएगा, लेकिन आप एक एक गट्ठर, क्योंकि मैंने आपको पानी पिलाया है तो ये लोग बोलते हैं हम आपकी मदद करते हैं, तो एक एक गट्ठर इनसे ले लेता है और बोलता है बेचना नहीं कोई भी घास। तो ये जो घोड़े वाले होते हैं घास ढूंढते रहते हैं लेकिन उनको मिलता नहीं है। तो ये क्या करता है, जो इसने सबसे एक एक घास की बोरी ली थी वो इनको बेचता है और फिर 1,000 कर देता हूं, 1,000 इसके पास मतलब सोने के सिक्के मतलब अशर्फियां ये कमा लेता है, मतलब अच्छे पैसे कमा लेता है। तो इस तरीके से 3 ऑक्यूपेशन इसने लिए थे, 3 तरीके का काम कर देता है ये बीच बीच में। नेम द प्लेस वेयर अ मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर which may have been a warehouse and pottery from the Mediterranean मतलब होता है भूमध्य रीजन, भूमध्य रेखीय रीजन, वहां पर मिला है। तो ये सवाल में पूछा गया है कि कहाँ हमको बहुत बड़ा सा ब्रिक स्ट्रक्चर, ईंटों का स्ट्रक्चर मिला है जो कि एक वेयर हाउस हो गया, यानी कि जो कि एक भंडार होगा, और वहां पर हमें बहुत सारी पॉटरी मिली है यानी कि मिट्टी के बर्तन मिले हैं जो कि उस रीजन के हैं, भूमध्य सागरीय के, जहां हम ग्रीक, यूनान इनकी बात करते हैं। तो इसका उत्तर तो आपको समझ में आ ही गया होगा किसकी बात कर रहा हूं मैं, बताइए। अभी हमने इसका उत्तर लिया, पहुंचे वहां पे। यह है आरिकामेडु, ठीक। यहीं पे लोग आते थे और यहीं पे हमको ये जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स मिले ना वो मिले हैं यहाँ पे। ये सब अभी के बने नहीं हुए हैं, ये उस जमाने के बने हुए हैं। और ये बताते हैं कि, और यहाँ पर बहुत सारी पॉटरीज मिली है, मिट्टी के बर्तन मिले हुए हैं और जो पॉलिश्ड बर्तन मिले हुए हैं जो सारे उस इलाके के थे या उस इलाके से प्रभावित थे जो मेडिटेरियन रीजन है। तो इसका उत्तर क्या हुआ, आरिकामेडु। इन नदर्न इंडिया अ विलेज हेडमैन वाज नोन एज, जो विलेज का हेडमैन होता था यानी विलेज का जो भूस्वामी होता था वो कौन होता था, उसको कहते थे ग्राम भोजका। क्या कहते थे, ग्राम भोजका। और ये हमेशा वो आदमी होता था नॉर्मली जो जमींदार होता था वहां का, यानी जो भूस्वामी होता था, आप जमींदार कह लें, जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन होती थी, जो पावरफुल आदमी होता था, पैसा होता था, उसी को ग्राम भोजका बनाते थे। और ये ग्राम भोजका जो है ये न्यायाधीश का भी काम कर लिया करता था, ये पुलिस का भी काम कर लिया करता था। विलेज हेडमैन हैड लार्ज नंबर ऑफ ड्यूटीज असाइंड टू हिम, बिल्कुल सही है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये केवल एक ही काम नहीं कर रहा है, केवल ग्राम भोजका का ये काम नहीं है कि वो सबसे बड़ा आदमी है वहां का, इसके अलावा वो पुलिस का भी काम कर रहा है, वो कहें कि एडवोकेट का भी काम कर रहा है, या फिर कहें न्यायाधीश का भी काम कर रहा है यानी कि जज का भी काम कर रहा होता है, और साथ में ये टैक्सेस कलेक्शन भी कर रहा होता है, उसको ये भी काम दिया होता है। तो मेजर ये 3 काम हो गया, और भी काम जैसे आते थे वैसे वो करता था, लेकिन मेजर ये थे कि उसकी एक से ज्यादा बहुत सारी ड्यूटीज थी। हुवर वेलला क्या होते हैं, अब साउथ इंडिया में जाएंगे तो सबसे ऊपर सबसे जमींदार श्रेणी में जो लोग आते हैं उनको वेललार कहते हैं। ये हमको मिलता है संगम साहित्य से, इसकी हमें जानकारी वहां से मिली। तो तमिल रीजन में अगर हम साउथ इंडिया में आएंगे तो वहां पर जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीन थी, यानी कि कहीं जो भूस्वामी थे यानी कि जो जमींदार थे, उनको वेललार कहते थे, वेललार।
वेयर द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स इज फाउंड। देखिए हमको ये आयरन टूल्स और बहुत सारे वेपन्स मिले हैं यहाँ पे। जैसे आयरन टूल्स है ना, टोंग्स मिल गए, एक्स मिल गया, सिकल मिल गया, यानी कि हसिया हो गई, दराती हो गई, काटने की औजार हो गए, हथौड़ा हो गया, ये सब मिला है। कहाँ मिला है? ये है मेगालिथिक बरियल्स। मेगालिथिक बरियल्स का मतलब होता है कि महापाषाणीय, जब हमने बात की थी महापाषाणीय ग्रेव्स की या कहें कब्रों की, महापाषाणीय कब्रों में हमें ये सारी चीजें मिली हैं। हु वॉज द विलेज हेडमैन? विलेज हेडमैन कौन था? जैसे हमने अभी देखा ग्राम भोज का। बार बार क्वेश्चन रिपीट होंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट वॉज द ओल्ड नेम फॉर पौंडुचेरी? अब पौंडुचेरी का पुराना नाम क्या है? अरिकामेडु। चलिए दोबारा चलते हैं, आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए सर ये, बिल्कुल। ये देखिएगा अरिकामेडु, अरिकामेडु, ये इसकी चित्र भी ध्यान रख लीजिए। वैसे तो ये इसका अभी का चित्र नहीं है, अभी तो ये पुदुचेरी हो चुका है। ये हमारा एक यूनियन टेरिटरी है अरिकामेडु। नेम द प्लेस वेयर द संगम टेक्स्ट वर कंपोज्ड। तो होता यह था कि जैसे आजकल कवि सम्मेलन होते हैं ना, बहुत सारे कवि एक जगह जमा होते हैं, फिर ये लोग यहाँ पर अपनी कविता पढ़ते हैं, ठीक, और यहाँ पर किसी किताब का विमोचन हो जाता है, आपस में ये डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे हमारे कॉन्फ्रेंस वगैरह होती हैं या फिर मीटिंग्स होती हैं। इसी तरीके से जो संगम है, संगम टेक्स्ट यानी कि जो भी संगम मतलब होता है मिलना। जैसे मतलब ये नदी है, ये नदी है, ये नदी है, आपस में मिल जाती है तो इसको हम संगम कहेंगे। तो होता यह था कि सब लोग आते थे, आपस में अपनी चीजें शेयर करते थे, उसका संगम हो जाता था, उसको फिर लिखा जाता था, यानी कि उसका संकलन किया जाता था, यानी उसको कंपोजिशन किया जाता था। तो कौन सी जगह होता था? ये जगह है मदुरई। मदुरई में लोग आते थे, यहां ले जाता हूं आपको, ये है मदुरई। यहां पर लोग आते थे और संगम साहित्य यहीं पे इसका संकलन हुआ है, यहां पर इसको एक तरीके से कंपोज किया गया है। नेम द मटेरियल्स यूज्ड टू मेक टूल्स लाइक सिकल, टोंग्स एंड एक्स। अब ये सिकल, टोंग्स और एक्स की मैंने आपको चित्रण दिखाया, ये तीनों। तो ये सवाल पूछा गया है कि नेम द मटेरियल्स, कौन सी चीज यूज होती थी इसमें? तो इसमें वो यूज होता था लोहा, आयरन। आयरन का शुरुआती इस्तेमाल हमें यही पता चलता है। सिकल, टोंग्स, एक्स का बड़ा अच्छा उपयोग करते थे। और साथ में जो हल है ना, उसकी फॉल, जो हल होता है जमीन को पैदावार के पहले तैयार करने के लिए, उसके सामने ये फॉल लगाते थे लोहे की। कैपिटल ऑफ कुशाना किंग्स पॉपुलर फॉर द वर्शिप ऑफ लॉर्ड कृष्णा वॉज। चलिए जी, एक ऐसी जगह है जो कुशाणों की राजधानी थी और यहां पर गोवर्धन पूजा, कृष्ण की पूजा, कृष्ण का एक समझ लीजिए कृष्ण भगवान की नगरी है ये। कौन सी नगरी है ये बताइए? उत्तर क्या है इसका? मथुरा। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ टर्म जातकास? जातक का मतलब शॉर्ट स्टोरी, छोटी कहानियां। जातक, जैसे मैंने आपको स्टोरी बताई ना एक आदमी का, कि बेचारा कैसे गरीब था और किस तरीके से उसने मेहनत करके दिमाग लगा के 1000 सिक्के अशरफियां कमा ली। तो स्टोरीज हैं, इसका मतलब है कहानियां। जातकास मीन स्टोरीज विच वर कंपोज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। तो क्या ये सही है गलत है? बिल्कुल सही है। जो आम लोग थे वो एक स्टोरी क्रिएट कर देते थे और उसी को बच्चों को सुनाया जाता था, या फिर आपस में बैठ के डिस्कशन करते थे, या उसी स्टोरी को सुनाया जाता था। और बहुत ही नॉर्मल स्टोरी होती थी वो, और बड़ी इंकरेजिंग स्टोरी होती थी। तो इसी को हम जातकास कहते हैं। मतलब छोटी छोटी स्टोरी जो उस एरिया में प्रचलित थी, उसे हम जातक कहते हैं। वाई द अर्लीस्ट कॉइन्स वर कॉल्ड पंच मार्क कॉइन्स? मेरे पास अगर चित्र हो तो मैं दिखाऊं आपको। इस तरीके के अगर कॉइन देखे, वैसे ये वाले कॉइन नहीं दिखा रहा हूं मैं आपको, जो पंच्ड कॉइन्स थे। एक मिनट मुझे देख लेने दीजिए। इस तरीके के कॉइन थे, लेकिन ये वो कॉइन नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। वो पंच, उसमें क्या होता था मैं बता दूं आपको कैसे होता था। उसमें क्या होता था, एक शीट ये लोग लेते थे मेटल की, उसको इस तरीके से काट देते थे, या तो राउंड काटते थे या ऐसे स्क्वायर आयताकार काटते थे या गोलाकार काटते थे। फिर इनको लेते थे और इसके ऊपर एक चोट करते थे, पिटाई करते थे इसकी, और इस पर एक मार्क आ जाता था। तो इसी को पंच मार्क कॉइन कहते थे। पंच मतलब इस पर पंचिंग की जाती थी, मार्क कॉइन मतलब इसमें इस कॉइन में कुछ मार्किंग होती थी। क्योंकि ये जो डिजाइन है वो मेटल के यानी धातु के ऊपर उकेरे जाते थे, पंच करके, दबा के। ऑफ व्हाट मटेरियल्स द मेटल्स ऑफ द कॉइन्स वाज मेड? तो अभी आपने देखा कि जो सिल्वर और कॉपर, जैसे मैंने आपको जो कॉइन्स बताए, तो कॉइन्स या तो सर्कुलर होते थे या आयताकार होते थे, उस पर पंचिंग की जाती थी, कोई भी ऐसा शेप बना दिया जाता था जो बताता था कि भाई ये कॉइन चलना है, मतलब वैलिडिटी इसकी साबित हो जाए। तो या तो ये सिल्वर के होते थे या कॉपर के होते थे, ठीक, मतलब चांदी या तांबे के।
मथुरा बिकेम दी सेकेंड कैपिटल ऑफ, किसकी कैपिटल हुआ ये? जैसे हमने अभी भी देखा, मथुरा जो है ये इसका एक बहुत अच्छा चित्रण है। मथुरा कुषाण की राजधानी बनी थी, दूसरी कुषाण। व्हाट वर श्रेणीज, श्रेणी क्या होती? देखिए होता यह था कि जो व्यापारी हैं, अंग्रेजी में लिख देता हूं, मर्चेंट्स हैं और जो क्राफ्ट्स पर्सन है, इन्होंने अपना एक एसोसिएशन बना लिया था। यानी कि यहां लोग हो गए, ग्रुप हो गए, इन्होंने भी एसोसिएशन बना लिया था। तो ये जो एसोसिएशन था, जैसे कि आजकल सहकारी समितियां होती हैं या और भी एसोसिएशन होते हैं कि भाई तमिल एसोसिएशन हो गया, या फिर बिहारी एसोसिएशन हो गया, या फिर ये कह लीजिए कि कुम्हारों का एसोसिएशन हो गया, ट्रेड एसोसिएशन हो गया, या कहें यूनियन हो गई, किसी ऑफिस में यूनियन हो गई। इस तरीके की इन्होंने एक यूनियन या कहें कि एक ग्रुप बनाने की कोशिश की, और ये ग्रुप जो आज हम यूनियन और एसोसिएशन के नाम से जानते हैं, इसी को श्रेणीज कहा जाता है। हिंदी में लिख देता हूं इसको, ऐसे श्रेणी कहा जाता है, श्रेणी। व्हाट वर द रोल्स परफॉर्म बाय ग्राम भोज का? जैसे हमने अभी देख लिया कि इनके बहुत सारे काम थे। एक तो ये टैक्स कलेक्ट करते थे, कर कलेक्ट करते थे, और ये ग्राम भोज का नॉर्मली वहां के कद्दावर आदमी होते थे, दमदार आदमी होते थे, जमींदार आदमी होते थे, भूस्वामी होते थे, अच्छा खासा पैसा जमीन होती थी। तो कभी कभी वो, एक तो उनका काम तो था ही, जो राजा ने उन्हें कह दिया कि भाई आप टैक्स कलेक्ट करिए, कर कलेक्ट करिए। इसके अलावा वो पुलिसमैन कभी कभी बन जाते थे, कभी कभी वो जज बन जाते थे। हु वर गृहपतिज? गृहपति कौन थे? ये वो बेचारे वो थे जो फार्मर थे, लेकिन इंडिपेंडेंट फार्मर थे। मतलब फार्मर थे, कृषक थे, लेकिन स्वतंत्र कृषक थे। अब दास कर्मकारा क्या हुआ? दास मतलब जो होता है किसी का गुलाम, गुलाम। कर्मकार मतलब जो भी लेबर काम का काम करता है, खासतौर पे जो भूमिहीन मजदूर होते हैं उनका नाम लिया जा रहा है। तो दास कर्मकारा वो लैंडलेस लोग होते हैं, मतलब लैंडलेस मतलब जिनके पास जमीन नहीं होती है, जो काम इनके पास कुछ नहीं है, वो दूसरों की जमीन पे जाते हैं, यहाँ पर मेहनत करते हैं और उसके हिसाब से उनको पैसा मिलता है, फिर ये वापस अपने घर जाते हैं। यानी किसी और की फील्ड पे काम करते हैं और वहां से वो अपनी आजीविका कमाते हैं। डिफाइन संगम लिटरेचर। संगम मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि मदुरई में, ऐसा नहीं है कि मदुरई ही चल रहा है, मैं एक बस इस जो चैप्टर में बताया उसके हिसाब से बताना चाह रहा हूं। होता यह था कि साउथ इंडिया के जितने लोग हैं, जितने कवि हैं, या जो उन्होंने जो क्रिएशन करते हैं, जो क्रिएटिव लोग हैं, वो आके यहाँ मिलते थे मदुरई में। मतलब इनका संगम होता था, यहाँ पर आके अपनी चीज़ों का डिस्कशन करते थे और उनको एक उसका संकलन किया जाता था। तो इसीलिए इसको संगम कहते हैं। और क्योंकि साहित्य का आदान प्रदान होता था और उसको लिखा जाता था या उसका संकलन होता था, इसलिए इसको हम संगम साहित्य कहते हैं। तो संगम लिटरेचर, संगम साहित्य, ये तमिल में जो सबसे शुरुआती दौर में किया गया जो काम था, यानी वो आज भी बहुत प्रसिद्ध है। हमको काफी सारी चीजें संगम साहित्य से ही पता चलती है। अब ये जो है सवाल है, जातका स्टोरीज आर दी पार्ट ऑफ डैश लिटरेचर। इसका मतलब क्या हुआ? जातक जो है वो छोटी छोटी स्टोरीज थे जो बड़े कहे कि घरेलू तौर पे या फिर सोसाइटल तौर पे, सामाजिक तौर पे बड़ी प्रचलित थी। मतलब दादा दादी, नाना नानी अपने बच्चों को सुनाते थे, अपने पोते पोतियों को, आपस में लोग इस पे डिस्कशन भी करते थे। तो ये है बुद्धिस्ट। हुआ क्या था कि जो जातक स्टोरीज थी, हमें पता कैसे चली, कहाँ से हमें अभी पता चल रही है कि ऐसी स्टोरीज थी? तो जो बुद्धिस्ट भिक्खुड़ियां थे, बुद्धिस्ट भिक्खु यानी जो भिक्षा मांगते थे या कहे मॉन्क्स, उन्होंने इसका संकलन किया। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर में इसलिए हमको ये मिलती है जातक स्टोरीज। जातक स्टोरीज वर प्रिजर्व्ड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स एज नरेशंस ऑफ बुद्धास प्रीवियस लाइफ्स। अब ये सही है कि गलत है? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भी चीजें हुई हैं पहले और डिस्कशन हुआ है, तो वहां पर बुद्धिस्ट मॉन्क क्या लिखेंगे? बुद्धिस्ट मॉन्क किस चीज को जमा करेंगे? वो उसी को जमा करेंगे जो लॉर्ड बुद्धा, गौतम बुद्धा से रिलेटेड हो। तो उनको उन्होंने प्रिजर्व किया, संकलन किया, संरक्षित किया और फिर उसको लिखा। तो आपको बौद्धिक लिटरेचर में ये जातक यानी कि स्मॉल स्टोरीज मिलती हैं। व्हाट वाज द मोस्ट प्रोबेबल यूज ऑफ द रिंग वेल्स? रिंग वेल्स का क्या उपयोग है देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूं। ये है रिंग वेल्स, वलय कूप कहते हैं हिंदी में इनको, वलय कूप, रिंग वेल्स। ये रिंग है और ये वेल का काम कर रहे हैं। वेल मतलब होता है, जैसे आजकल हम क्या वेल बोलते हैं, कुआं, एक गहरी खुदाई कर ली और वहां से पानी निकलता है। तो ये वलय कूप है, इसको हम ड्रेन्स की तरह यूज करते थे गुसल खाने में, या फिर जो स्नानागार होते थे या किचन होता था वहां के
एज अ ड्रेन। ड्रेन मतलब होता है जैसे आपके जब आप नहाते हैं बाथरूम में तो जो नाली से पानी निकलता है और बड़ी नाली में जाके मिलता है तो उसे हम ड्रेन कहेंगे। वाटर इज ड्रेनिंग। व्हाट वाज द ग्रीक नेम ऑफ पोर्ट ऑफ भरूच? चलिए इस पे दोबारा जाएंगे हम। ये जो पोर्ट ऑफ भरूच है इसका ग्रीक नेम क्या था? ये नाम है इसका। तो जो पोर्ट ऑफ भरूच है यानी जो गुजरात की खंबात की खाड़ी में भरूच, ये एक पोर्ट था, यानी कि यहां पर शिप आके ठहरते थे, पत्तन था, पोर्ट था। तो इसी के बारे में पूछा गया कि इसका ग्रीक नाम क्या था, तो बेरीगाजा नाम है इसका, बेरीगाजा। नेम सम साइट्स वेयर नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर हैव बीन फाउंड। तो हमको कई ऐसी जगह है जहां पर हमको ये नदन इसको हम अगर आप बुक में देखेंगे तो NBPW लिखा गया है, नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, क्योंकि ये नॉर्थ में मिली इसलिए नदन ब्लैक पॉलिश, मतलब ये जो जब भी वेयर थे इस तरीके से, तो ये ब्लैक पॉलिश थे एक तो, और क्योंकि ये यूटेंसिल्स थे, किचन वेयर या फिर ऐसे यूटेंसिल्स जो हम घरेलू बर्तन के यूज करते हैं, या फिर और जो अगर हम इसको थोड़ा सा इंडस्ट्रियल में ले जाएं वहां पर भी इसका यूज होता था। तो ये महाराष्ट्र, चंद्र केतुगढ़ और बांगड़, ध्यान रहेगा, महास्थान, चंद्रकेतुगढ़ और बांगड़, राइट, महास्थान, इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। वैसे बुक में केवल ये दिया हुआ है कि ये नॉर्थ में मिले हैं, तो ये नाम है महास्थान, चंद्रकेतुगढ़ और बांगड़। The NBPW Northern Black Polished Ware is generally found in the dash part of the subcontinent। तो मैंने अभी जैसे डिस्कस किया आपसे वही यहाँ पर उसको लिखना है नदन पार्ट, क्योंकि बुक में आपको केवल नदन पार्ट दिया हुआ है। तो जो भारत का उत्तरी भाग था इस भाग में वो मिले हैं। नेम एन इंपॉर्टेंट कोस्टल टाउन। तो कोस्टल टाउन तो बहुत सारे हैं, इसका उत्तर बहुत अजीब सा है ये सवाल, ये क्योंकि बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, तो ये कभी कंपटीशन में तो नहीं आएगा। लेकिन अगर ये आपके टेस्ट में आता है तो उसके लिए इस चैप्टर के संदर्भ में हम इसका उत्तर देंगे आरिकामेडु। आरिकामेडु इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस जमाने का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट था और हमको बहुत सारा यहाँ पर रोमन चीजें मिलती है। रोम से यहाँ पर वो होता था, ट्रेड होता था, व्यापार होता था। व्हाट वाज द मेन फंक्शंस ऑफ श्रेणीज। श्रेणीज यानी जो मर्चेंट्स थे और जो क्राफ्ट्स पर्सन थे, उन्होंने अपने एक ग्रुप बना लिए थे, तो उस ग्रुप को ही हम श्रेणीज कहते हैं। इसको मैं फिर से लिख देता हूं, श्रेणी ऐसी, इसको हम श्रेणी कहते हैं। तो ये जो श्रेणी इसका काम था, एक तो ट्रेनिंग देना यानी एडुकेट करना, समझाना सिखाना कैसे काम करना है। जैसे अगर कोई शिल्पकार है तो वह अगले शिल्पकार को सिखाएगा तो वो अच्छे से सीख पाएगा ना। इसी तरीके से जो कच्चा माल है उसको खरीदना और फिर जो प्रोडक्ट बन जाए उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको इधर उधर देना, जहां भी उसकी जरूरत है पहुंचाना, ये सारे काम श्रेणीज के होते थे। वाराणसी एंड मदुरई वॉज द फेमस सेंटर्स फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर। ये तो गलत हो गया साहब। क्यों? अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो अच्छे से, जो मैंने आपको समझाया था, तो आप समझ पाएंगे कि ये कपड़े के लिए फेमस था। तो फॉल्स कर दीजिए, फिर से ले जाता हूं आपको। ये मैं बात कर रहा हूं इस जगह की, बनारस और मदुरई, इसमें कैटेगोरिकली बुक में दिया हुआ है कि ये कपड़ों के लिए फेमस थे, पेपर के लिए नहीं। नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर NBPW, ये क्या टाइप है? ये पॉटरी है, यानी मिट्टी के बर्तन है, ध्यान रखिएगा। NBPW ये मिट्टी के बर्तन है, पॉटरी। हु परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ जज और अ पुलिसमैन इन द विलेजेस ऑफ नदर्न इंडिया। तो नदर्न इंडिया और सदर्न इंडिया में जो लोग, देखिए 3 श्रेणी के लोग थे। एक वो जो बहुत अमीर थे, जिनके पास बहुत अच्छी जमीन थी, पैसे वाले थे। एक जो थे वो बहुत गरीब थे, जिनके पास पैसा नहीं, जिनके पास जमीन नहीं, बहुत गरीब थे। एक बीच के लोग थे कि ना ज्यादा अमीर थे ना ज्यादा गरीब थे। तो ये जो ऊपर वाले लोग हैं इनकी बात मैं कर रहा हूं। अगर ऊपर के वो नदन पार्ट में आ जाएंगे तो इनको हम बोलते थे भूस्वामी, और यहां पर जो इनको बोला जाता था उसका नाम था ग्राम भोजका। क्या था? ग्राम भोजका, ध्यान रहेगा आपको, ग्राम भोजका बोला जाता था। और अगर हम सदर्न पार्ट में आ जाएं, सदर्न इंडिया में, तो इनको बोला जाता था वेलल्लार। ठीक है, वेलल्लार। फ्रॉम द साइट ऑफ अरिकामेडु
द आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड आर्किमेडू से क्या क्या चीज मिली? आर्किमेडू से बहुत सारी चीजें मिली है। अगर आप चैप्टर देखेंगे तो बहुत बहुत सारी चीजें उसमें लिखी हुई है, लेकिन हम कुछ चीजें इसमें बताएंगे। वेयर हाउस, जो इंपॉर्टेंट चीज जो वहां पर हम जो हमें देखने को मिलती है वो है ये गोदाम। तो ये जो हमें गोदाम मिला, क्योंकि एक जगह पतन था, पतन यानी कि पोर्ट, और वहां से सामान जो आता था वो रखा जाता था, उसी को हम गोडाउन कह रहे हैं, भंडार, या ये कहें वेयर हाउस। वेयर इज आर्किमेडू लोकेटेड? कहां है आर्किमेडू? जरा देखिएगा, ये आर्किमेडू जो है ये पुदुचेरी के दक्षिण में है, साउथ ऑफ पौंडीचेरी है, लेकिन इसको आप चेंज कर दीजिए क्योंकि इसका नाम पुदुचेरी हो गया, ये यूनियन टेरिटरी है हिंदुस्तान का। What was the other name of stamped red glazed pottery? Stamped red glazed pottery, तो होता यह था, मिट्टी के बर्तन, इसमें बकायदा कहें कि पेंटिंग की जाती थी, और इसमें अलग अलग आकृतियों में शेप में बनाया जाता था इसके ऊपर पैटर्न बनाए जाते थे, और इसको फिर पॉलिश किया जाता था। तो इसको कहते हैं एरेटिन वेयर, एरेटिन वेयर। और ये जहां की हम बात कर रहे हैं, रोम की बात कर रहे हैं, वहां का एक शहर है, उसके नाम पे है। हाउ एरेटिन वेयर वेसल्स आर ऑफन मेड, कैसे बनाया जाता है इसको? तो इसको क्या बनाया जाता है, पहले मैं इसको पढ़ देता हूं। एरेटाइन वेयर वेसल्स वर ऑफन मेड फ्रॉम मोल्ड्स इन ऑर्डर टू इमिटेट मोर एक्सपेंसिव मेटल आइटम्स। होता यह है कि अगर आपको कोई चीज बनानी, जैसे चाबी बनानी है, तो चाबी का एक मोल्ड बना लीजिए आप, ऐसे करके। अब जब आप इसके अंदर डालेंगे तो अपने आप वो निकल के आ जाएगी, मतलब इसको खोलिएगा तो ये चाबी बन के आ जाएगी। तो ये मोल्ड पहले बनता है इसका, और मोल्ड यानी कि एक जिसके अंदर हम मेटल डालेंगे, जो भी चीज डालेंगे वो बन के चली आएगी। तो इस तरीके से अगर हमको ये बनाना है तो इसका हम मोल्ड बना देते थे, और इसको ये दिखाने के लिए कि ज्यादा जो एक्सपेंसिव मेटल आइटम्स है ना, इमिटेट करना कि भाई ये महंगा आइटम है, तो इसको पहले बनाया जाता था, फिर इसको बकायदा पॉलिश किया जाता था ताकि ये महंगी दिखे। द एसोसिएशन ऑफ क्राफ्ट्समैन एंड द मर्चेंट वाज कॉल्ड, इसको हम श्रेणीज कहते हैं, श्रेणी कहते थे, क्योंकि एक ग्रुप था, एसोसिएशन था। अब जैसे जो एक काम कर रहे हैं, जो एक साथ रह रहे हैं, वो एक ग्रुप बना लेते थे, ताकि वो जब भी कोई परेशानी, कोई दिक्कत आए या कोई बात उठानी है, तो वो एज अ ग्रुप में एक लीडर के तहत वो अपनी बात पहुंचा सके। हु वर उजवार? उजवार कौन थे? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे ऊपर जो थे वो वेललार थे। साउथ इंडिया में आ जाइए, मैं इधर की बात कर रहा हूं, ये साउथ इंडिया में आप आ जाइए, इस इलाके में, वो ये जमाने की बात कर रहा हूँ, चोला चेरा पांड्या की वाले की बात कर रहा हूँ। और ये हमें नाम जो मिला है वो हमको मिला है संगम साहित्य से, संगम साहित्य से। तो यहां पर आप देखिएगा कि जो सबसे ऊपर थे वेललार कहलाते थे, सबसे नीचे जो थे वो आदिमई कहलाते थे। और जो बीच के थे ऑर्डिनरी प्लोमैन, मतलब जो सामान्य, जिनका काम ही ये था कि जमीन में हल चलाना, उनको कहते थे उजावार। ये तीसरे लेवल के लोग थे, मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में समझाया आपको। हु वर गृहपति? गृहपति कौन थे? ये जिनके पास छोटे लैंड्स थे, जमीन के छोटे छोटे टुकड़े थे, वो गृहपति थे। सबसे ऊपर तो ग्राम भोज का हो गए, ठीक, उसके बाद ये गृहपति आते थे, फिर तो कर्मकार आते थे, कर्मकार जो दास होते थे या फिर वो काम करने वाले होते थे, लैंडलेस लेबर होते थे बेचारे। हु वर कडासियार? कडासियार कौन थे? अब मैं आपको बता रहा था कि जैसे 3 लेवल बताए थे, वेलेलार और उर्जा वार, और उसके नीचे मैंने बताया था आदिमई। यही आदिमई है, और यही इनको कडासियार कहते थे। एक ही बात है, आदिमई और कडासियार। यही हमें संगम साहित्य में मिलता है। जो बेचारे गरीब थे, भूमिहीन खेतीहर, जिनके पास जमीन नहीं थी और जिनका काम ही ये था कि लैंडलेस लेबर थे, बेचारे जाते थे, लोगों की जमीनों पे काम करते थे। नेम द कैपिटल ऑफ ऑगस्टस? ऑगस्टस का कैपिटल क्या है? रोम। ऑगस्टस बेसिकली ऑगस्टस कोई जगह नहीं है, ऑगस्टस तो नाम है, मतलब उन साहब का नाम है। मेरे पास चित्रण है इसका। तो ऑगस्टस के बारे में जो बात कर रहा हूं ना, ये तो वहां के शासक रहे। उनकी कैपिटल क्या थी? उन्होंने क्या कैपिटल बनाई थी? रोम। इटली की बात हो रही है। विच वॉज द फर्स्ट सिविलाइजेशन इन रियल सेंस इन यूरोप? तो यह है रोमन एम्पायर, रोमन सिविलाइजेशन। यही पहली हम सभ्यता कहें तो यही थी यूरोप में पहली। A sailor who has described all the ports he visited belongs to, तो ये थे ग्रीक यूनान है, ध्यान रखिएगा। रोम, हम इटली की बात कर रहे हैं, ग्रीक मतलब यूनान,
ग्रीस की बात कर रहे हैं। हु रोट पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इसको लिखा था ग्रीक ट्रैवलर ने, यानी जो यूनानी ट्रैवलर था, जिसे जो हम कहते हैं कि भाई टूरिस्ट है, घूमने आया है, वही उन्हीं साहब ने लिखा है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। रोम अ सिटी ऑफ ब्रिक्स मेड इट इनटू अ सिटी ऑफ मार्बल वाज सेड, हु सेड दिस? तो ऑगस्टस साहब ने कहा था कि जो रोम है ये एक शहर था केवल ईंटों का, और मैंने इसको तब्दील कर दिया, बना दिया है मार्बल में, मार्बल का सिटी बना दिया है, यानी कि संगमरमर का सिटी बना दिया है। तो ये ऑगस्टस साहब ने कहा था। इन मध्य प्रदेश अ फेमस अशोका स्तूपा इज लोकेटेड एट सांची। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सत्य है। रायसेन डिस्ट्रिक्ट है, और अगर आप भोपाल के मतलब ट्रेन से जा रहे होंगे तो आपको दिखाई भी देता है भोपाल के रास्ते में सांची का स्तूप। अब ये जो सवाल हैं, 2 सवाल मैंने आपके लिए रखे हैं, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इनमें से किसी एक का जवाब दीजिए। अगर ये आप समझ जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा कि आप चैप्टर पूरा समझ गए। तो इसमें से एक का उत्तर जरूर दीजिएगा, मुझे इंतजार रहेगा उत्तर का आपके। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी सभी साहब लोगों की। ये चैप्टर हमने देखा, अगर कोई आपको परेशानी हो तो जरूर बताइएगा।